Hello everyone. So we are back with our psychology series of class 11. आज हम यहाँ पे चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे क्लास 11 का, जिसमें हमें बताया जाएगा व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या है। इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको सिलेबस में यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए। आपको उसके आंसर्स अति शीघ्र मिल जाएंगे। अब हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, जिसका पार्ट 1 है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट या एक स्टडी कैसे है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे मन और हमारे व्यवहारों के बारे में, जो साइकोलॉजी की एक बेसिक स्टडी के अंदर आता है। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? So the term psychology is derived from two Greek words, that is psyche meaning soul and logos meaning study. Thus psychology was a study of the soul or mind. इसमें यह बताया गया है कि साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स से मिली हुई है। साइकोलॉजी को अगर हम तोड़ते हैं तो वो दो वर्ड्स निकलते हैं। पहला है साइकी, जिसका मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और दूसरा वर्ड निकलता है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी यानी कि कोई भी अध्ययन। तो साइकोलॉजी जो है एक प्रकार की सोल की स्टडी है, हमारी आत्मा का अध्ययन है या हमारे दिमाग और व्यवहारों का अध्ययन है। साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत ही नई फील्ड है, एक बहुत नया सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में भी और बाकी देशों में भी। और इसके बढ़ने की वजह से इसने अपने सब्जेक्ट में धीरे धीरे ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब जो भी इंसान लोगों से सीखता है, किसी से बातचीत के दौरान जो भी चीजें वो अपने मन में लेता है या अपने दिमाग में बैठाता है, उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। और व्यवहार, तो ये दोनों चीजें माइंड और सोल के साथ साइकोलॉजी के अंदर धीरे धीरे ऐड होती जा रही हैं। ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। Psychology is defined formally as a science which studies mental processes, experiences and behavior. तो इसमें ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। साइकोलॉजी जो एक है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसमें हम तीन प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है मेंटल प्रोसेसेस, मतलब हमारे दिमाग या हमारे मन में जो जो चीजें चलती हैं, जैसे सोचना, चीजों को याद करना, कुछ भी चीज को सीखना, वो मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है, जिसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस मतलब जो भी चीज हम दूसरों से सीखते हैं, लोगों से बातचीत के दौरान हम अपने मन में धीरे धीरे वो चीजें ढालते हैं, उस चीजों को हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बढ़ाते रहते हैं, उसको हम एक्सपीरियंसेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब हमारा व्यवहार। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और आने वाले कल में हमारे व्यवहार में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि साइकोलॉजी में ये तीन चीजें जो कि बहुत जरूरी हैं, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, इनका असल में क्या मतलब होता है। जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो दो चीज अपने अंदर लेते हैं, एक होता है माइंड और दूसरा होता है ब्रेन। तो आमतौर की जिंदगी में हमें लगता है कि माइंड और ब्रेन ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। माइंड और ब्रेन दोनों लगती तो एक है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग होती है। ब्रेन जो होता है, हमारा दिमाग, वो फिजिकल होता है, लोग उसके पास एक खुद की लोकेशन होती है, जो हम जैसे हमारा जो दिमाग होता है वो हम देख सकते हैं, हम उसे एक जगह अपने शरीर में लोकेट कर सकते हैं। जबकि जो माइंड होता है उसके पास कोई भी स्ट्रक्चर या लोकेशन या कोई वो शरीर के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता। जो माइंड होता है वो केवल एक मन होता है। माइंड जो होता है वो धीरे-धीरे लोगों से इंटरैक्ट करने की वजह से और लोगों से बातचीत करने के दौरान वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, बदलता है और वो डेवलप होता रहता है। दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब होता है कि हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग-अलग होते हैं।
किन्हीं भी दो इंसानों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान के अपने अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो जो इंसान अपने जीवन से चीजें सीखता है, वो धीरे-धीरे उसके एक्सपीरियंस बनते जाते हैं। इसीलिए जैसे सब इंसानों की जिंदगी अलग-अलग होती है, उसी प्रकार से सबके एक्सपीरियंसेस अलग-अलग होते हैं। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो 2 तरह की कंडीशंस की वजह से बदलते हैं, जो कि होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो भी चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं, हमारे शरीर में चल रही होती हैं, जो हमारे खुद के अंदर चल रही होती है, वो इंटरनल चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपीरियंसेस में बदलाव आता है। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशंस मतलब जो हमारे मन या हमारे शरीर या हमारे किसी भी शारीरिक हिस्से से बाहर चलती है। जैसे जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से मिलते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो वो चीज़ें एक्सटर्नल कंडीशंस में आती हैं, जो धीरे-धीरे हमारे एक्सपीरियंसेस बदलती है। क्योंकि बचपन में बच्चा अपने माँ-बाप से मिलता है, बड़े होने के बाद वो स्कूल जाता है, दोस्तों से मिलता है, टीचर्स से मिलता है। तो वो जैसे-जैसे अलग-अलग तरह के लोगों से मिलता है, उसके एक्सपीरियंसेस बदलते जाते हैं। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो हमारी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस में होते हैं। मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा जो टर्म है वो है बिहेवियर। तो बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन। ये बिहेवियर की डेफिनेशन है जो कि बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जो बिहेवियर है वो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं किसी भी चीज को। जैसे अगर कोई सामने से पत्थर आ रहा है, हमारी आंखें बंद हो जाती है अचानक से ताकि वो पत्थर हमारी आंख में ना जाए। तो वो आंखें बंद होना वो हमारा एक बिहेवियर है। हमारे अगल-बगल में जो भी चीजें घटती हैं, हम उसको जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, वो हमारे बिहेवियर में आता है। बिहेवियर इज ट्रिगर्ड बाय एनी स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास में जो भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस मतलब कोई भी कॉज होता है, किसी भी कारण से कोई भी चीज हमारे पास जब आती है, हम उससे जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर और दूसरा होता है कोवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट बिहेवियर जो होता है वो आमतौर से दूसरों के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे हम जब बहुत गुस्से में होते हैं, कभी हम किसी को डांट देते हैं या हम चीजों को फेंकने लगते हैं, तो वो जो हमारा बिहेवियर होता है, वो हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो लोग देख सकते हैं और वो देख के लोग जान जाते हैं कि हाँ, हमें गुस्सा आ रहा है, हम गुस्से में हैं। बट जो दूसरे तरह का बिहेवियर होता है वो होता है कोवर्ट। मतलब वो कोई देख नहीं सकता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। जैसे कभी कोई स्पीच देने जा रहा हो, उसे बहुत एंजाइटी या घबराहट हो रही हो, तो उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ट्विच करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो वो चीजें कोवर्ट बिहेवियर होते हैं जो लोग देख नहीं सकते बट हमें महसूस होते हैं। इसके बाद आता है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, मतलब एक अध्ययन का विषय साइकोलॉजी कैसे है। साइकोलॉजी जो है इसका फाउंडेशन हुआ था लीप्जिग जर्मनी में 1879 में। यहाँ पे एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली गई थी, जिसके बाद ही साइकोलॉजी का फाउंडेशन हुआ था। तो साइकोलॉजी दो तरह की साइंस में आती है। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें बताया जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो हमारी बायोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब हमारी शारीरिक जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से हमारा दिमाग उस शारीरिक प्रतिक्रियाओं को उसी तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए जो हमारे व्यवहार होते हैं वो हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं की वजह से बदलते रहते हैं। ये होता है बायोलॉजिकल साइंस का मतलब। और दूसरा है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस के अंदर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार होता है, वो हमारे सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हम जो लोग होते हैं वो अलग-अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। हम अलग-अलग लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे जो आसपास का वातावरण होता है वो अलग-अलग होता है। तो ये जो अलग-अलग प्रकार के कल्चर और अलग-अलग प्रकार की सोसाइटी में हम रहते हैं बचपन से, वो हमारे व्यवहार को बदलती है। इससे इससे हमें पता चलता है कि हमारे व्यवहार
आगे आने वाले कल में कैसे हो सकते हैं। उसके बाद हमें साइकोलॉजी ये भी बताती है कि ऑब्जर्वेशन बाय अ कॉमन पर्सन, मतलब एक जो कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, जो आम आदमी है, वो कोई चीज जब ध्यान से देखेगा, वो जब कोई चीज ऑब्जर्व करेगा, तो उसके ऑब्जर्वेशन में और एक साइकोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत अंतर होता है। जैसे एक नॉर्मल आदमी किसी को ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि अरे ये तो बहुत गुस्सा करने वाला है, इससे बात नहीं करना है, तो उसके जो मन के बायसेस होते हैं, जो वो पार्शियलिटी करता है, उसकी वजह से उसका ऑब्जर्वेशन बदलता रहता है। बट जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके मन में कोई भी इस प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होती है। वो चीजों को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखता है, वो एक साइंस की तरह लोगों को ऑब्जर्व करता है। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन और एक आम आदमी का ऑब्जर्वेशन बहुत अंतर होता है। इसके बाद हम जानते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी जो है ये अपने आप से एक स्टडी नहीं बनी है। साइकोलॉजी को फिलॉसफी से निकाला गया है। फिलॉसफी का ही एक हिस्सा हम अब साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो फिलॉसफी का एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर या बहुत बड़ा थिंकर थे डेकार्ट। उन्होंने एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एनी साइंटिफिक एडवांसमेंट इज पॉसिबल इफ वन हैज अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना। उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी आविष्कार, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार तभी संभव है जब किसी के पास एक थ्योरी है उसको समझाने के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल के ऊपर अपनी थ्योरीज बेस करते हैं। वो पहले किसी भी चीज का हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है किसी भी चीज का एक प्रेडिक्टेड आंसर, कि जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जामिनेशन के समय आपको कितनी घबराहट होती है, तो साइकोलॉजिस्ट उसका एक प्रोबेबल आंसर निकालेगा कि इतने परसेंट लोगों में इतनी तरह की घबराहट पाई जाती है एग्जामिनेशन के टाइम। तो ये एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसको एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो घबराहट किस कारण पाई जाती है, और उसके बाद इससे रिलेटेड रिसर्च करके इसको एक थ्योरी बनाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी चेक की जा सकती है। साइकोलॉजी को सोशल साइंस इसलिए माना गया है क्योंकि ये इंसानों के व्यवहार को स्टडी करता है, उनके सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में। मतलब एक इंसान लोगों से कैसे बातचीत करता है, दूसरे लोगों से कैसे व्यवहार करता है, साइकोलॉजी इन सब चीजों को पढ़ती है और लोगों के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है, इसलिए इसको सोशल साइंस के अंदर भी पढ़ा जाता है। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइंड जो होता है हमारा मन होता है, और बिहेवियर जो होता है हमारे व्यवहार होते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, मतलब जो मन का कॉन्सेप्ट है, वो दो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। एक का नाम है स्पेरी और दूसरे का नाम है पेनरोज। उन्होंने मन को दिमाग से जोड़कर समझाया है। उन्होंने बताया है कि दिमाग होने के कारण ही मन होता है, लेकिन दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जो माइंड होता है मतलब हमारा मन, वो हमारे दिमाग के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो दोनों अलग-अलग चीजें हैं। ये बहुत मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जिसके थ्रू ये चीज हमें समझाई गई है कि मन और दिमाग दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं। इसमें एक पेशेंट था जिसका ऑसिपिटल लोब हमारे दिमाग के 4 हिस्से होते हैं। हमारे दिमाग के 4 हिस्सों में से जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको ऑसिपिटल लोब कहते हैं, जो हमें देखने की शक्ति देता है। तो एक पेशेंट में ये ऑसिपिटल लोब जो देखने के काम आता है, उसको हटा दिया गया था। एक सर्जरी करके उस हिस्से को हटा दिया गया था। बट तब भी उसके बाद भी ये पाया गया कि वो जो पेशेंट था वो देख पा रहा था, और जो देखने की उसकी शक्ति थी वो बरकरार थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिमाग और मन दोनों अलग-अलग चीजें होती है, क्योंकि जब दिमाग में से ऑसिपिटल लोब का हिस्सा हटा दिया गया था,
उसके बाद भी वो पेशेंट देखने की शक्ति उसके पास थी क्योंकि उसका मन उसे वो शक्ति प्रदान कर रहा था। पहले जो साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि दिमाग अ, मन और हमारे शरीर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, कि जो भी हमारे मन में होता है वो हमारे शरीर को अफेक्ट नहीं करता है। पहले साइंटिस्ट को ऐसा लगता था। बट अभी लेटेस्ट स्टडीज हुई है, उससे ये पता चला है कि जो हमारा मन होता है और हमारा जो शरीर होता है, वो एक दूसरे के साथ काम करता है। मतलब हमारे मन में जो चीजें चलती हैं, वो हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं और जो हमारे शरीर में चीजें चलती हैं, वो हमारे मन को अफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत सारी बीमारियां सुधारी जा रही हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक में पेशेंट को ये विजुअलाइज कराया जाता है, उसे ये सोचने पे मजबूर किया जाता है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं, मतलब आप पॉजिटिविटी लाइए। इसका एक एग्जाम्पल है ऑर्निश की स्टडी में। उन्होंने क्या किया था, ऑर्निश ने उन्होंने ये देखा था कि एक जो पेशेंट था जिसके हार्ट में आर्टरीज का ब्लॉकेज था, उसको उन्होंने क्रिएटिवली विजुअलाइज करवाया कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड नहीं है और उसमें से खून आ जा रहा है आराम से। मतलब आपको कोई भी शारीरिक दिक्कत नहीं है, वो केवल आपके मन का भ्रम है। इसके बाद उस पेशेंट पे बहुत ही ज़्यादा बेटर रिकवरी देखी गई। ये देखा गया कि वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है और उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो जो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, ये हमारी शारीरिक दिक्कतों को सुधारने में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। माइंड बॉडी रिलेशनशिप की वजह से एक नया अलग ही डिसिप्लिन या सब्जेक्ट आया है, जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसमें बताया गया है कि हमारा जो दिमाग होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारे सहन शक्ति को कैसे बढ़ाता है, कि यदि हमारा मन सेहतमंद रहेगा, तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, वो चीज़ें साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में बताई गई है। फिर बताया गया है कि जो कॉमन सेंस की चीजें होती है, मतलब जो आम तौर पे कॉमन सेंस लोग कहते हैं कि ये अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये चीज तो बहुत नॉर्मल है, वो चीज लोगों के व्यवहार के बारे में, वो चीजें कभी कभी साइकोलॉजिकल विचारों से बहुत अलग होती है। जैसे कोई इंसान कहता है कि कि लड़कियां ज्यादा एक्सीडेंट्स करती हैं ड्राइव करने के टाइम, और जो लड़कियां होती हैं उनमें लड़कों से कम इंटेलिजेंस होता है, पहले ये माना गया था। बट अभी स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि ये जो कॉमन सेंस नोशन था लड़कियों के बारे में, ये गलत था। जबकि एक्सीडेंट्स और जो इंटेलिजेंस है, ये जेंडर पे बेस्ड नहीं होता है। एक एग्जाम्पल है, एक ड्वेक ने 1975 में एक स्टडी की थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रूव करने के लिए कि कॉमन सेंस और साइकोलॉजिकल बिहेवियर दोनों बहुत अलग-अलग होता है। कॉमन सेंस व्यवहार से हमें ये पता चलता है कि यदि किसी बच्चे को इजी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम दिए जाएं, तो वो उसे जल्दी सॉल्व करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बट इसको डिसअप्रूव करने के लिए ड्वेक ने एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने 25 पार्टिसिपेंट्स के दो दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने बहुत इजी प्रॉब्लम्स दिए थे और दूसरे ग्रुप को उन्होंने इजी और डिफिकल्ट दोनों मिक्स्ड प्रॉब्लम्स दिए थे। फिर स्टडी को कंप्लीट होने के बाद उन्होंने उन दोनों ग्रुप्स को एक साथ बैठाया और दोनों को मिक्स प्रॉब्लम्स दिए। तो इसका जो रिजल्ट आया वो कॉमन सेंस बिलीफ से ऑपोजिट था। उनको ये पता चला कि जो बच्चे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बल्कि जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने डिफिकल्ट और इजी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उन्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आसानी हुई और वो इजीली गिव अप नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फेलियर और सक्सेस दोनों देखा था। तो जो कॉमन सेंस नोशंस होते हैं हमारे व्यवहार के बारे में, वो साइकोलॉजिकल नोशंस जो हमारे होते हैं व्यवहार के बारे में, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए हर चीज़ जो कॉमन सेंस में आदमी कहता है, वो चीज़ें बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी रिसर्च के मानना नहीं चाहिए। ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 1 का।
इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर या इस टॉपिक से हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज और क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिए, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही साइकोलॉजी के एजुकेशनल वीडियोस और चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।